नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कुलम्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं। बट कहिएगा सर आप 1-2 दिन से कहाँ थे। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी बुखार, थोड़ी सी मौसम चेंज के कारण बुखार की समस्या थी। आवाज़ से भी आज आपको भारी पर नजर आएगा। बट अब इतनी हो चुकी बुखार अभी भी है, बट अभी इतना है कि चलो क्लास करवा सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1। जो बच्चे फिजिक्स हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जो जुड़े होंगे, उनको अच्छे से पता होगा। और आप लोग बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे कंटिन्यू क्लासेस में बने हुए हैं। तो फिर धीरे से भी पीछे पीछे से भी आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसी प्रकार इस चीज़ को बनाए रखिए। A to Z एक एक टॉपिक, एक चीज़ मैं आपको समझा के तोड़ दूंगा। कहीं से भी आपको ऐसे महसूस नहीं होगी कि हाँ, मैंने इस ऑनलाइन क्लासेज जो करके मुझे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। एकदम सिंपली आपको सारा फिजिक्स समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज चैप्टर 1 के अंदर आता है और इसका लेक्चर नंबर आज 10वां है। कुल तो बच्चे लोग, कूलम्ब के नियम का ये मेहनत का लगता है ना, मेहनत की कमाई का। हाँ, तो कूलम्ब के नियम का, उसके बाद वैद्युतशीलता और वैद्युतांक का नियम। तो जी हाँ, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए विद्युत नियतांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कूलम्ब लॉ के अंदर कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जब दो आवेश थे, एक प्लस था और एक प्लस था, जिन्होंने आपस में धक्का लगाया, जिस बल से उन्होंने धक्का लगाया उस बल को बोलते हैं वैद्युत बल। कौन सा बल? वैद्युत बल। लेकिन इस वैद्युत बल का मान निकालने के लिए जो वैज्ञानिक हमारे सामने है, उनका नाम था कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब का नियम। ठीक, तो कूलम्ब का नियम क्या कहता था, ये हम लोग पता लगा चुके हैं। क्या कहता था? दो आवेश था Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी थी R। तो बताइए F बराबर हम लोगों ने क्या निकाला था? ऑलरेडी ये लेक्चर मौजूद है, अगर जिसने नहीं देखा पहले ये लेक्चर देख लीजिए। बट्टे R²। ठीक है, समानुपाती को हटाए थे तो कांस्टेंट क्या लगाए थे बउआ? तो कांस्टेंट लगाए थे हम लोग यहाँ पर, कांस्टेंट लगाए थे K। तो फॉर्मूला क्या आ गया था? K इंटू Q1 Q2 बट्टे R²। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल भी देखा था। तो न्यूमेरिकल में एक सबसे खास बात क्या थी बच्चों, कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो यहाँ K का मान ये भी रख दिया था। क्या? F बराबर K का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। तो आप हमको ये बताइए सर, ये K का मान जो आपने निकाला है 9 गुने 10 के पावर 9, ये कहाँ से आया? तो प्यारे बच्चों, इसी चीज के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, ताकि आज हम लोग डिटेल चर्चा कर पाए कि K का मान आया कहाँ से है। तो आज इस K के बारे में ही पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो अब सवाल है सर, K को कहते क्या है? तो चूंकि ये वैद्युत के लिए आया है तो इसको, और ये नियतांक भी है, तो इसको बोलेंगे वैद्युत नियतांक। तो अब सवाल है, कूलम्ब के नियम से हमने यहाँ पर एक टॉपिक निकाला है, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत नियतांक। जी हाँ, जिसका नाम है वैद्युत नियतांक। ठीक है, तो वैद्युत नियतांक को डिनोट किससे करते हैं? K से। अगर आप इसकी इंग्लिश देखिएगा तो यह कहलाएगा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा सर ये कहते किसको है, वैद्युत नियतांक आखिर किसे कहते हैं? तो सबसे पहले सुनिएगा आप लोग, इस फॉर्मूला में, ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ? K बराबर, इस R² को इधर भेज दूंगा तो हो जाएगा F इंटू R², बट्टा क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। ठीक, तो अब बताइएगा, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आदमी जो वो दो चार्ज ले रहा है, अगर वो चार्ज कितना कूलम्ब है? 1 कूलम्ब। मतलब 1 कूलम्ब नहीं बोलिए, 1 यूनिट बोलिए, यूनिट है, इकाई है। ठीक, और जो दूरी ले रहा है वो दूरी भी इकाई है। तो जब चार्ज भी इकाई हो और दूरी भी क्या हो? इकाई हो, तो जब दोनों इकाई होगा तो बताइए, तो F का मान कितना आएगा? K का मान कितना आएगा? तो K का मान आएगा F गुने R की वैल्यू 1 बट्टा आवेश की वैल्यू 1 गुने 1। तो बताइए, तो यहाँ पर ये सब खत्म होकर F नहीं आ जाएगा? तो बोल सकते हैं K बराबर क्या है? तो F है। तो कोई पूछेगा बउआ वैद्युत नियतांक क्या है? तो कहिएगा बल को ही वैद्युत नियतांक कहते हैं, यदि वो इस शर्तों का पालन कर रहा है तो।
तो अगर इस शर्त का पालन करेगा तो बल को ही क्या बोलेंगे, वैद्युत नियतांक। तो सर इसकी परिभाषा लिखवा दीजिए। चलिए लिखवा देता हूं इसकी परिभाषा। तो लिखिएगा, वह राशि जो वैद्युत बल के बराबर हो, लिख लीजिएगा, वह राशि जो वैद्युत बल के बराबर हो यदि दो इकाई आवेशों को इकाई दूरी पर रखा जाए, इकाई दूरी पर रखा जाए, उसी राशि को वैद्युत नियतांक कहते हैं। उसी राशि को क्या बोलते हैं, वैद्युत नियतांक कहते हैं। अब सवाल है कि इसको डिनोट किससे करते हैं। क्या सवाल है बुआ, कि सर इसको डिनोट किससे करते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ को चेंज करके लिख लीजिएगा, इसे के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इतना लिख लिया आप लोग। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल, सीधा सवाल पूछता हूँ, उसका एकदम सीधा आंसर कीजिएगा कि सर अगर मैं इसका मान तो लिख दूं लेकिन बिना मात्रक के मान लिखने का कोई मतलब है सर। क्योंकि आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसको लिखने के बाद आप अगला पॉइंट लिखिएगा। तो कहिएगा सर नहीं समझे, ऐसे समझिए, मैंने 9 गुने 10 के पावर 9 लिया है, तो पीछे कुछ तो लगा होगा ना, केजी, मीटर, ग्राम। तो सबसे पहले मात्रक निकालते हैं, फिर जाएंगे मान निकालने इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले मात्रक निकालते हैं। तो अभी हम इसका पढ़ने वाले हैं एस आई मात्रक, एस आई मात्रक। तो आप जरा बोलिएगा बच्चों के का। तो आप बताइए, यहाँ पे फॉर्मूला है एफ गुने आर स्क्वायर बट्टा Q1 Q2। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, दूरी का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आवेश का कूलम, और फिर से कूलम। तो क्या हो जाएगा, के का हो जाएगा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर। इसी का ऐसा ही मात्रक चाहे तो कोई ऐसे लिख सकता है, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर, और कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम के पावर -2। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा मात्रक लिखा, एसआई मात्रक। चलिए अगर मैं इसका एसआई लिखा हूं तो सीजीएस भी लिख ही देता हूं, सीजीएस मात्रक। ठीक है, तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो के का होगा, न्यूटन का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और मीटर का सेंटीमीटर, और कूलम्ब का होता है ईएसयू। अब चूंकि 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब सवाल है, सीजीएस मात्रक हो गया, अब इसकी बीमा लिखनी है। तो यहीं पे इसकी बीमा लिख देता हूँ, बीमा। तो जो इसकी बीमा लिखनी है तो जरा बताइएगा फॉर्मूला में देख करके, फोर्स यानी बल, तो बल की बीमा होती है, कुछ स्टैंडर्ड बीमा है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे बल का होता है mlt के पावर -2, डिस्टेंस का होता है l, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगर आपको लग रहा है कि सर हमको बीमा लिखने नहीं आता है तो मेरे ही प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, इसमें तो आपको इकाई और बीमा की क्लास आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इकाई और बीमा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बट्टा यहाँ पर है Q1 Q2। तो यहाँ से देखिएगा Q यानी आवेश का होता है 80, और एक और आवेश है तो इसका भी 80 हो जाएगा। तो बताइए क्या आने वाला है, M, 2 गो L, 1 गो L, 3 गो, 2 गो T, और 2 गो T नीचे ऊपर जाएगा तो फिर माइनस, अब पहले से माइनस इंतजार कर रहा है तो -4, 2 गो A प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो हमने यहाँ बीमा में लिख लिया। सर के का आपने डेफिनेशन लिख लिया, फॉर्मूला लिख दिया, ऐसा यूनिट लिख दिया, बीमा भी लिख दिया। सर के का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बता दीजिए ना हमको। तो के का हम लोग वैल्यू ही तो निकालने आए थे, तो चलिए इसका वैल्यू निकालने जाते हैं। जब इसका वैल्यू निकालने गए तो के का वैल्यू हमको बोला कि के का यदि मान निकालना है, के का क्या निकालना है, मान। मान को वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, वैल्यू। तो बोला कि आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। बोले कैसे नहीं डायरेक्ट निकाल सकते, तो ये बोला कि अगर तुमको के का मान निकालना है तो तुमको एक फॉर्मूला को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम उस फॉर्मूला को सॉल्व कर लोगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। क्या मतलब है, मैं यहाँ के का मान निकालने आया हूँ कि मर्डर का यहाँ केस सॉल्व करने आया हूँ। इसको पकड़ रहा हूँ तो वो कह रहा उसको पकड़ो, उसको पकड़ रहा हूँ तो वो कह रहा उसको पकड़ो, करना पड़ेगा भाई, तभी तो ये समस्या है। तभी तो आप इंटेलिजेंट कब कहलाइएगा, जब आप बड़ी से बड़ी चीजों को जान जाइएगा, तभी तो इंटेलिजेंट कहलाइएगा। छोटी छोटी चीजें सभी जानते हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, साइंस लिए है ना, उसकी वैल्यू कीजिए। तो के का जो मान है वो आया
1/4 पाई इप्साइलन, इसको इप्साइलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इप्साइलन। अब देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादा तेज नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा तेज करूंगा तो बच्चे यहाँ भटक जाएंगे, कंप्लीटली गारंटी इसमें फंस के रह जाते हैं। तो बच्चे लोग, आपको यहाँ पे बोलूंगा कि के का मान, पहले मैंने के की परिभाषा लिखी, मात्रक लिखी, बीमा लिखी और के का मान निकालने गए। तो के का मान किससे निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एक बात बताइए, इस पूरी समस्या में आप के को भूल जाइए और आप याद रखिए इप्साइलन को। ये नया जो शब्द आया है, 4 को जानते हैं, पाई को जानते हैं, इप्साइलन को क्या बोलते हैं? तो इप्साइलन का पहले पहले आप इप्साइलन को समझ जाइएगा, तब आप के को समझिएगा। तो के को भूल जाइए और आप किसको याद रखिए? इप्साइलन की। इप्साइलन क्या है? तो इप्साइलन को हम लोग बोलते हैं वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इप्साइलन। इंग्लिश में बोला जाए तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो चलिए, अब सवाल है कि सर ये वैद्युतशीलता आखिर क्या है? ठीक, चलिए इसको समझते हैं पहले प्यारे बच्चों। देखो, वैद्युतशीलता क्या है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मान के चलिएगा, देखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक चार्ज था, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। ये अपनी पूरी क्षमता से इस पे बल लगा रहा था। इस प्लस ने इस प्लस को धक्का देना था, पूरी क्षमता से धक्का दे रहा है। मान के चलिए जो क्षमता था वो कितना था? 10 था, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए कि ये 10 न्यूटन से धक्का दे रहा था। किसी भी चीज को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक को बोलते हैं वेक्टर मेथड, एक को बोलते हैं स्केलर मेथड। अगर तुम वेक्टर मेथड से देखोगे तो किसी काम को तुम दो तरह से बोल सकते हो कि मुझे उस कुर्सी को लाने में काफी बल लगा, या आप ऐसा कह सकते हो थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा मैं एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। फिर आप ये ऐसे कह सकते हो कि उस चीज को वहां से यहाँ लाने में काफी एनर्जी लगा, यानी ऊर्जा लगा। तो एक ही बात को मैंने दो तरह से बोला कि सर वहां से यहाँ लाने में काफी बल लगा या काफी ऊर्जा लगा। तो सपोज कीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि दोनों के बीच का बल 10 न्यूटन है तथा दोनों के बीच का जो ऊर्जा है वो 10 जूल है। मान लेता हूँ, ये नंबर के पीछे मत भागिएगा, नंबर कहाँ से लाए, बस एक डेटा लिए ताकि हम आपको मेन चीज समझा सके। तो ये है। आप सपोज कीजिए कि कोई आदमी इसके बीच में एगो मीडियम डाल देता है, माध्यम डाल देता है, ठीक। इसको बोलेंगे माध्यम डाल दिया जाए। क्या डाल दिया गया? ये माध्यम, ठीक। तो एक बात बताइए, अगर ये प्लस नहीं होता, ठीक है ना, अगर ये प्लस नहीं होता, देखिए मैं यहाँ से ऐसे कर ही देता हूँ, ठीक है ना, अगर ये प्लस नहीं होता, ठीक है, ठीक है, नहीं ये नहीं जाए, ये चाहिए, ठीक है। अगर ये प्लस नहीं होता तो आप बताइए कि जो माध्यम है, ये माध्यम मान लीजिए चलिए कुचालक का है, ठीक है, तो ये किसी का भी होगा, तो प्लस माइनस इस तरह से जमा होगा, क्योंकि पता है ना किसी भी वस्तु में जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्लस माइनस अपनी दुनिया में मगन होगा, ठीक है, इस तरह से मगन होगा, ठीक। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने वैसे लेटा हुआ है, जैसे मैंने वैसे रखा हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं। अभी क्या हो रहा है कि ये वाला भाई साहब प्लस वाला यहाँ आ गया और ये प्लस वाला यहाँ आ गया, ठीक है। आप बताइए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप बताइए ये क्या करेगा, जो पहले सिंपल रखा हुआ था, ठीक है ना, पहले जो सिंपल रखा हुआ था, आप जैसे ही आप इसको इसके बीच में रखिएगा, तो ये प्लस वाला बोलेगा इस सारे माइनस को, ए तुम इधर आओ यार, तुम उसके तरफ क्या कर रहे हो, तो सारा माइनस वाला इधर आ जाएगा, ठीक। और प्लस वाला को धक्का देगा तो प्लस वाला उस कॉर्नर में चला जाएगा। देखो, है भी प्लस माइनस के पास, लेकिन अब रहने का तरीका बदल गया। पहले जैसे मने वैसे रहता था, लेकिन इस प्लस के आके उसने अपना तरीका बदल दिया, है प्लस माइनस के साथ है, लेकिन अपना तरीका बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो क्या हुआ होगा, यह पहले इस तरह था, अब ये घूम करके इस तरह हो गया होगा। तो जब ये घूमा होगा, जब ये रोटेट किया होगा, तो इसको ऊर्जा चाहिए होगा,
क्या बिना ऊर्जा के कोई काम हो सकता है? देखिए अभी मेरे पास ऊर्जा नहीं है, तो मैं थोड़ा लाउडली नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, थोड़ी सी ऊर्जा की कमी है। तो अगर ऊर्जा होता तो मैं अपनी एनर्जी खर्च करता। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पर भी अगर इसने अपनी क्या किया, अपने आप को घुमाया है, तो पक्की बात है ऊर्जा चाहिए होगा। तो इसको ऊर्जा कहाँ से मिला? तो इसको ऊर्जा मिला होगा जिसने घुमाया है, उसी से ऊर्जा लिया होगा कि तुम्हारी वजह से ये घूम रहे हैं, तुम अपना ऊर्जा दो ताकि मैं घूमूं। तो जब ये ऊर्जा दिया होगा प्यारे बच्चों, तो जो यहाँ पे पहले 10-10 था, अब वो 8-8 हो जाएगा। कहिएगा सर दो कहाँ गया? तो दो कहाँ जमा हो गया? तो दो जमा हो गया, इसने खत्म कर लिया। 2 जूल ऊर्जा को किसने खत्म कर लिया बउआ? इस सबस्टांस ने, इस पदार्थ ने, इस माध्यम ने खत्म कर लिया अपने आवेश को घुमाने पर। जब कोई आवेश नहीं था तो कोई ऊर्जा नहीं स्टोर कर रहा था, क्योंकि ये चुपचाप अपनी जगह पे था। जैसे ही आवेश आया, अपने आप को घुमाया, ऊर्जा कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। और ऊर्जा की ना ही तो उत्पत्ति होती है, ना ही तो विनाश। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो अगर इसने अपने अंदर ऊर्जा रखा है, तो वह 2 जूल ऊर्जा को अपने अंदर जमा किया होगा। क्या सारा पदार्थ 2 जूल ऊर्जा जमा करेगा? नहीं सर। सब पदार्थ के पास घूमने की क्षमता अलग अलग होगी, तो सब पदार्थ के पास जमा करने की क्षमता क्या होगी? अलग अलग होगी। बस सभी पदार्थ के ऊर्जा के जमा करने के क्षमता को ही क्या कहते हैं? वैद्युशीलता। बेसिक सा बात है। तो कोई पूछेगा अरे भाई वैद्युशीलता किसे कहते हैं, तो कई लोग उसको स्केप मार के भाग जाते हैं, ठीक है ना, समझाने के चक्कर में। बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैद्युशीलता किसे बोलते हैं? किसी माध्यम में, किसी पदार्थ, किसी माध्यम में ऊर्जा जमा करने की शक्ति को, क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को, एबिलिटी को क्या कहेंगे बउआ? वैद्युतशीलता बोलेंगे, ठीक है ना। जो पदार्थ जितना ऊर्जा अपने अंदर जमा करेगा, हम बोलेंगे उसकी वैद्युतशीलता उतनी ज्यादा है। तो लिखिए, तो बच्चे लोग परिभाषा लिखवाते हैं, लिखिएगा। किसी किसी पदार्थ के द्वारा ऊर्जा जमा करने की, किसी पदार्थ के द्वारा ऊर्जा जमा करने की क्षमता को वैद्युतशीलता कहते हैं। कौन सा शीलता कहते हैं? वैद्युशीलता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डिनोट किससे करते हैं? इप्सिलॉन से। तो लिखिएगा, इसे इप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब सिंबल देना है आपको, ठीक है। अब आप इस दोनों बात को उतार लीजिए, वीडियो को रोक करके उतार लिया आपने। अब सवाल है कि ठीक है सर, पहले इसका मात्रक बता दीजिए, एसआई मात्रक क्या होता है, फिर इसका वैल्यू जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एसआई मात्रक, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि के का फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, के बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन। अभी पढ़ाया है ना आपको? पढ़ाया है? तो बताइए इप्सिलॉन बराबर क्या होगा? तो इप्सिलॉन बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई के। अगर सिर्फ आप मान नहीं, यूनिट और डायमेंशन के हिसाब से देख रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा है कि ई का मान सिर्फ और सिर्फ के पर निर्भर कर रहा है? क्यों के पर निर्भर कर रहा है? क्योंकि 4 एक नंबर है और नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। 5 भी एक नंबर है, इसका भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। तो बताइए यूनिट डायमेंशन किसका होगा? के का। तो अब के को उल्टा कीजिएगा तो किसका मान मिल जाएगा? अपसाइलन का। और के का यूनिट एंड डायमेंशन हम निकाले हुए हैं। तो सबसे पहली बात ये बताइएगा, के का यूनिट क्या निकाले हुए, जरा देखिए तो। के का ऐसे मात्रक निकाले हुए, न्यूटन गुने मीटर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर। तो जब ये 1/k है तो उल्टा हो जाएगा ना। तो उल्टा हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब का स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम पूछते ही रहते। तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2, ठीक है। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? एसआई मात्रक निकाल लिया। एसआई के बाद आता है सीजीएस। सीजीएस मात्रक बोलिए इसका क्या होगा? तो इसका सीजीएस मात्रक होगा, देखिए तो, डाइन है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ईएसी ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक है। और ये हो जाएगा डाइन गुने ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब डायमेंशन को देखिए, तो डायमेंशन जो इसका प्लस है वो इसका माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसका बोलूंगा बीमा,
तो बीमा क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो m के पावर -1, क्योंकि यहाँ +1 था, l के पावर -3 और t के पावर +4 और a के पावर +3। आ गया बीमा। चलिए ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे निकलेगी। ठीक है, देखिएगा कि सर अब तो आपने बीमा निकाल लिया, अब आपने अपसाइलेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, वैद्युतशीलता, अगला पॉइंट में लिखिएगा, वैद्युतशीलता का मान हवा में, हवा बोलो, रिक्त स्थान बोलो, सब जगह एक ही बात है। ठीक है ना, निर्वात बोलो, निर्वात में। ठीक, तो देखो वैद्युतशीलता का मान निर्वात में, तो ई लिख दो, और जब भी बोलता है ना हवा में निकालो, तो यहाँ नॉट लगा दो। ये एक चिन्ह होता है पता करने का कि तुमको कहाँ पूछ रहा है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से पता कर लोगे। तो आप बताइए, अपसाइलेन और नॉट लिखा हुआ है तो क्या समझिएगा, हवा में किसका मान, इप्साइलेन का मान। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना आया, तो जब ये कैलकुलेट किया गया, प्रैक्टिकली चीजों को परखा गया, तो ये आपको आ गया प्यारे बच्चों कितना, 8.85 10 के पावर -12। ठीक है, और इसका मात्रक तो आपको पहले से पता है, क्या होता है, कूलम का स्क्वायर बट्टा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपसाइलेंट की वैल्यू किस में निकाल ली, हवा में निकाल ली, निर्वात में निकाल ली। ठीक है, ठीक है सर, हमको तो के का मान निकालना था ना, पर आप तो अपसाइलेंट में घुस गए। तो चलिए मान के चलिए के का मान, ई का मान आपने हवा में निकाल लिया। सपोज कीजिए पानी में निकालना होगा तो क्या होगा, किसी और माध्यम में निकालना होगा, हवा को छोड़ के किसी भी माध्यम में निकालना होगा, पानी में, तेल में, इस सब जगह पे निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो आपको अब अपसाइलेंट यानी बीमा का मान कहाँ चाहिए, वैद्युतशीलता का मान कहाँ चाहिए, माध्यम में। किसमें चाहिए, माध्यम में। किसका मान चाहिए, ई का मान चाहिए, किसमें, माध्यम में। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए, अगर आप देखिए हवा में चाहिए तो सीधा सीधा रट लीजिए। ठीक, अगर आपको किसी माध्यम में चाहिए ना प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपको देखो एक चीज लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सापेक्ष, सापेक्ष वैद्युतशीलता। नहीं समझे सर ये मतलब, चलिए समझाता हूँ। ई आर कहते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, जैसे मान के चलो किसी के पास 1 लाख रुपया है और किसी के पास 3 लाख रुपया है, तो कोई पूछेगा भैया ए वाला आदमी के पास कितना रुपया है, तो 1 लाख रुपया है। अच्छा, बी वाला आदमी के पास तो 3 लाख रुपया है। ठीक है, तो ठीक है, अब कोई ऐसे भी तो बोल सकता है ए वाला के पास कितना रुपया, तो 1 लाख, अब बी वाले के पास पहले वाला का 3 गुना, तो मतलब पहले वाला 1 लाख है तो 3 गुना 3 लाख हुआ। इसी प्रकार एक तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू बताओ, लेकिन आपको नहीं लगता है कि डायरेक्ट वैल्यू काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, एक का याद रखना मुश्किल है, सबने कितना याद रखेंगे, तो इसीलिए एक का कहता है याद रखो, और बाकी कितना गुना है ये याद रखो। मतलब कि तुलना किससे करवाया जा रहा है, इससे करवाया जा रहा है, मतलब इसके तुलना में बाकी माध्यम में कितना गुना, तो 3 गुना। तो अगर मान के चलिए 3 गुना आया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना आया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम सारे के वैद्युतशीलता को किससे मतलब की तुलना करवा रहे हैं, हवा के वैद्युतशीलता से। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सापेक्ष, मतलब किसी के तुलना में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको एक और नाम से पुकारते हैं परावैद्युत, परावैद्युत। 12th में सेकेंड चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसको के भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका इंग्लिश नाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, क्या बोलता है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। मैं एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर डाउट हो तो थोड़ा पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा उसको। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं, तो देखो बच्चे लोग, मैंने अभी बोला डिनोट किससे करते हैं, ई आर से। तो मैंने बोला परमिटिविटी का मान किसी माध्यम में, और किसी के भी परमिटिविटी को किससे तुलना कराना है बुआ, हवा के परमिटिविटी से। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं परमिटिविटी का मान हवा में, और तुलना का मतलब ही होता है भाग, किसी से किसी की तुलना करवानी है तो भाग दे दो, पता चल जाएगा कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी परिभाषा होगी कि यह अनुपात है, किसका अनुपात है,
तो बोलिएगा वैद्युशीलता माध्यम में तथा वैद्युशीलता वायु यानी हवा में। तो लिखिएगा सापेक्ष वैद्युशीलता अनुपात होता है वैद्युशीलता माध्यम में तथा वैद्युशीलता हवा में इस अनुपात को सापेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इसे ई आर द्वारा इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम बटे ये फॉर्मूला लिख लीजिए, रोक करके वीडियो को लिख लिए। अब चलिए पॉइंट पहला, कोई आपसे पूछेगा कि भैया इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो लिखिएगा नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना मात्रक ऊपर है उतना ही मात्रक क्या है, नीचे है। तो जब मात्रक दोनों सेम है तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा, जब मात्रक से मात्रक कट जाएगा तो कुछ ही बचने वाला नहीं है। ठीक है, कट गया है। ठीक है, तो नहीं होगा। तो ऊपर भी जो चीज है वही नीचे है, तो इसका बीमा भी नहीं होगा, ठीक। अब अगला पॉइंट में इसका देखिएगा, वायु में ईआर का मान किसमें चाहिए था, वायु में। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा, ऊपर भी वायु और नीचे भी वायु, तो वायु से वायु कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो कोई पूछेगा सापेक्ष वैद्युशीलता का मान कितना होगा, 1। अरे खुद से तुलना में, जैसे वायु से तो तुलना ही करना है और वायु का ही पता कर रहे हैं, तो वायु का वायु की तुलना में क्या आएगा, 1 आएगा। और जब प्यारे बच्चों इसी का मान हवा में पानी में निकाला गया तो 80 आया, कई कई जगह 81 भी लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद और भी है, ग्लास में है, पानी में है, वो सब अपनी सिचुएशन क्वेश्चन में हम लोग डाले हुए हैं, लिस्ट ही बना हुआ है, वहां पे आप देख लीजिएगा। पर आपको बेसिक कितनी समझ में आ गई, बस इतना ही था। क्या इतना था सर, तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं आपको प्यारे बच्चे, फिर से एक बार समझ लीजिए। मैंने बोला कि हम लोग सबसे पहले किसके लिए आए थे, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले कूलम का नियम, उसमें हमको आया वैद्युत नियतांक, वैद्युत नियतांक में हमने निकाला एसआई मात्रक, तो इस के का एसआई मात्रक बीमा। लेकिन जब मान निकालने गए ना तो हम लोग फ्लॉप हुए, क्योंकि मान इससे निकलता है, तो हमने किसको नापने चले गए, वैद्युशीलता को। वैद्युशीलता के बारे में सारी बातें पढ़ ली, अब हमको इस पे मान निकाल देना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग के का मान कितना देखते हैं, तो वापस यहाँ से आते हैं के मान पर। ठीक है, तो आप बताइए के का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर के का मान अभी आपने लिखाया था 1/4 पाई अपसाइलन। ठीक है, ये किसका मान है, के का मान है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको मैंने अभी बताया है कि ईआर का फॉर्मूला होता है माध्यम बट्टा हवा। ठीक, तो आप बताइए ई बराबर क्या होगा, तो ई बराबर होगा ई नॉट इंटू ई आर। तो आप बताइए तो के का फॉर्मूला में क्या रिप्लेसमेंट आएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन आर। ठीक, के का ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं मान के चलूं वायु में बात करूं, किस में बात करूं, वायु, तो वायु में ईआर का मान 1 होगा। ठीक है, जब वायु में ईआर का मान 1 होगा तो के बराबर कितना होगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, क्योंकि मैंने अपसाइलन आर की वैल्यू 1 रखा था, अपसाइलन आर खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा, कोई पूछेगा इसका मान कितना होता है, तो आप 1/4 पाई की जगह 22/7, और अब साइलेंस नॉट का मान अभी लिखवाए कि हवा में होता है 8.85 10⁻⁻12, और मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर बट्टा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। इसको आप ठीक से देखिएगा तो 1/4 गुने 3.14 और 10 और 8 × 8 5, और 10 के पावर जो -12 है वो ऊपर चल जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर। ठीक, 10 के पावर 12 में से अगर 3 को शून्य छोड़ दिया जाए तो ये 9 बन जाएगा और ये 1000 बन जाएगा। और जब आप इसको काटिएगा तो ये काटने के बाद आपको के का मान 8.87 के अप्रोक्स में आ जाएगा, 9। इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रोक्स में 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
कि हम के का मान वायु में, अब वायु में भी ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एसआई। तो हम लोग एसआई मात्रक में कैसे निकालते हैं, ठीक। कौन से मात्रक में निकाला हमने, एसआई मात्रक में, ठीक है। ठीक। अब सपोज कीजिए प्यारे बच्चों कि मुझे एसआई में ना निकालकर सीजीएस में निकालना हो, ठीक है। तो के का मान आपने कितना निकाला है, 9 गुने 10 के पावर 9 प्यारे बच्चों। और मात्रक बोलिए, तो बताइए न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर। तो अगर आप इसको बदलिएगा तो ये हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9। न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होता है। और मीटर में होता है 100, मतलब 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। और इसका भी स्क्वायर है, देखिए ना, न्यूटन में 1 लाख डाइन, मीटर में 100, 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कुलम, तो 1 कुलम में होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू। देखिए मैंने सारे मात्रक को सीजीएस में बदल दिए, और इसका भी स्क्वायर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 4 दुगुनी 4। तो अब देखिए, और बट्टे स्क्वायर है तो 3 3 9। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है 18। यहाँ पर क्या है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ईएसयू का स्क्वायर, ठीक है। कट जाएगा, सारा कट जाएगा। तो कटने के बाद के का मान कितना आएगा, 1 डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर पीएसयू का स्क्वायर, ठीक है। तो कोई पूछेगा भैया के का मान कितना होता है, तो आप मत बताना, पूछना कि के का मान किस में जानना है। तो बोलेगा हमको वायु में जानना है। अच्छा वायु में जानना है, तो वायु में होता है, वायु में भी किस में जानना है, तो एसआई मात्रक में। तो 9 गुने 10 के पावर 9। सीजीएस में तो 1, ठीक। और कोई पूछेगा वायु में ना जान करके हमको किसी मात्रक में जानना है, ठीक है। तो जब तुम किसी मात्रक में जानोगे तो के का मान यही ना लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्योंकि जब हमको पता ही नहीं कि तुम्हारा माध्यम क्या है, तुम ईआर का मान क्या रखे, कुछ रख सकते हैं क्या, तो कहिएगा नहीं रख सकते हैं, तो ये 10 का 10 रह जाएगा, इतने पे छोड़ देंगे। तो चलिए इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ का फॉर्मूला क्या लिखाएगा, तो आप पूछिएगा किस में, तो हम बोलेंगे वायु में। तो आप बोलिएगा सर एक फॉर्मूला तो होता है के इंटू Q1 Q2/R²। दूसरा फॉर्मूला के की जगह आप इतना लिख दीजिए वायु में, के का मान वायु में इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन आर खत्म हो जाता है। या अगर आपको एसआई में लिखना है तो आप लिखिए 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 Q2/R²। अगर आपको सीजीएस में लिखना है तो एफ का मान सीधे के का मान 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 10 के 10 लिखा जाएगा। तो ये एसआई में हुआ, ये सीजीएस में हुआ। अगर कोई पूछेगा कि भैया वायु में नहीं चाहिए माध्यम में चाहिए, तो आप कहिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ बराबर यही फॉर्मूला होगा। तो एफ बराबर क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें से एप्सिलॉन आर खत्म हो गया था, लेकिन इसका एप्सिलॉन आर बचल रहा है क्योंकि यहाँ पर माध्यम है। हो गया, बस सिंपल, ठीक है। तो ये माध्यम में निकला, और ये किस में निकला, वायु में, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो प्यारे बच्चों उसके बाद इस अगर मैं इसको भाग दूं, वायु को भाग दूं माध्यम से, तो बताइए वायु का कितना आया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R²। तो बताइए माध्यम का तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो काटने वाला वो काट दीजिए। तो खाली बताइए तो, बड़ी VVI है ये, वायु बट्टे माध्यम बराबर क्या बचा, तो बोलिएगा आप साइलेंट आर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऊपर नहीं था नीचे था, तो ऊपर चल जाएगा, तो यही बचा, ठीक। तो इतना तक ही आपकी सारी कहानी है। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर। तो जिन बच्चों को भी ये लेक्चर समझना है
वो एक बार नहीं 2 बार प्लीज इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी महीन बातें हैं और इतनी ऑब्जेक्टिव है, समझ में सारी आ जाएगी, पर इतनी छोटी-छोटी बातें जो दिमाग में स्ट्राइक मारेगी, उसको ठीक करने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक बार सारे लेक्चर्स को एक बार ढंग से देख लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमने आपको सारी बातें बता दी, कूलम के नियम में के की सारी कहानी, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं मारा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि आप कमज़ोर है तो कुछ टॉपिक छोड़ दिया जाए, मैंने सारी बातें आपको बता दी, एकदम तोड़ के बता दी। अब इसके बाद जितना आप जानोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्यारे बच्चों इस पे रिलेटेड आपको मैं ऑब्जेक्टिव डीपीपी यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कल जब मैं आऊँगा तो एनसीईआरटी के सवाल और डीपीपी को सॉल्व कराऊँगा, ठीक है ना? वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। अगर कुछ लगे आज, अगर थोड़ा वॉइस और एक्शन डाउन लगे तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे लोग? चलिए फिर अगली मुलाकात होगी, फिर बाय-बाय, टेक केयर, चलिए।